ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा पे खुशामदीद करते हैं। ब्रेक से पहले इकबाल इस्माइल साहब कह रहे थे कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इकॉनमी में, कि उससे लगता यह है कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और इंडेक्स जो है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इकबाल इस्माइल साहब की आपने बात सुनी, क्या कहेंगे आप? इनकी बात से एग्री करेंगे? देखिए, मैं इंडेक्स पे तो कहता हूँ कि नो डाउट कि इंडेक्स में चेंजेस की ज़रूरत है। अब जो इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि मेरे ख्याल से मुल्क इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेगा। पॉलिटिकली थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है और जो हुकूमतें चेंज होती रहेगी तो मेरे ख्याल में अब इनको, जो हमारे लीडर्स हैं, इनको इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए काम करने की बहुत ही ज़रूरत है। यानी कि आप कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं मेरा ओपिनियन है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने हाजी साहब का ओपिनियन सुना, उनका कहना है कि जी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इनको हक है अपनी ओपिनियन का, मैं इनसे बहस में उतरना नहीं चाह रहा, मगर ये हाजी साहब का शोभा नहीं है, इसलिए शायद समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। मैं क्या कहूँगा, हाजी साहब को जब भी मौका मिलेगा हुकूमत को अच्छा लगाने की बात करते हैं बोर्ड को अच्छा लगाने की बात करते हैं, तनकीद की वो बात नहीं है इनमें। तो मैं क्या कहूँगा, मैं पर्सनल नहीं होना चाह रहा, मेरे बुजुर्ग हैं। ठीक है जनाब, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, मेरे सीनियर साथी है, मैंने हमेशा इनको बड़ा भाई माना है, इन्हें पता है। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने कभी भी, आपको पता है रोमेल, आपने मेरे जितने भी इंटरव्यू लिए, मैंने कभी भी बोर्ड की फेवर नहीं की है और हमेशा जो जायज़, अगर जो प्लस पॉइंट है तो बात की है, नाजायज़ बातें हैं तो हमेशा मीडिया पे सबसे ज़्यादा गनी उस्मान ने बोला है और किसी मेंबर ने नहीं। हाजी साहब, उनकी एक बात जो है, उनका ये कहना था कि आपको वो समझ बूझ नहीं है जो इकॉनमी की होनी चाहिए, क्योंकि इकॉनमी के हवाले से उनका ये कहना है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और अगर हम वैसे भी देखें तो इकबाल इस्माइल साहब की बात एक हद तक यहाँ सही दुरुस्त भी यहाँ नज़र आती है कि जो करंट सिनेरियो है उसमें ना तो आपको नई ट्रांच मिलने का कोई इम्कान है, ना आप कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में बेहतरी तो हो ही नहीं सकती। देखिए, मुझे तो लगता है कि एंड ऑफ द जुलाई नई ट्रांच का आपका फाइनल हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको नई ट्रांच मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? देखिए ना, जो इन्होंने IMF ने हमें कंडीशनें रखी थी, कल या परसों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का एक इंटरव्यू आया था कि हमने उसमें से मेजॉरिटी कंडीशनें पूरी कर ली है। देखें, नो डाउट, जैसे इकबाल भाई कहते हैं ना कि गनी भाई आपको तजुर्बा नहीं है, माशाल्लाह ये हमारे सीनियर साथी है। मैं तो समझ लो कि थ्योरेटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ और अपनी उम्र के 11 साल से 66 ईयर्स पे अभी तक काम कर रहा हूँ और काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में, स्टॉक एक्सचेंजेस में, रियल इस्टेट में काफ़ी काम किया और अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे, लेकिन कॉलर्स पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी कर दूँ कि IMF की ट्रांच की बात कर रहे हैं आप। तो IMF की ट्रांच में उन्होंने ये कहा था कि जनाब आपको नेक्स्ट ट्रांच उसी वक्त मिलेगी जब आप तवानाई के शोबे में रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। दूसरा, आपने जो गवर्नमेंट बोरिंग की हुई है स्टेट बैंक से, वो जब तक आप वापस नहीं करेंगे नई ट्रांच नहीं मिलेगी। जुलाई तक का आपको डेडलाइन थी, लेकिन ये दोनों काम अभी नहीं हुए हैं, तो आपको नई ट्रांच कैसे मिलेगी, इसके ऊपर इकबाल साहब आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। लेकिन अभी हम कॉलर्स को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुल्फ़िकार अहमद कराची से बोल रहा हूँ। जी इफ्तिखार साहब, क्या कहना चाहेंगे? दोनों सीनियर हजरात से मेरा सवाल है। उस्मान गनी साहब, जो हाजी उस्मान साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें की थी, बदले के लिए, बदला ख़त्म करने के लिए बड़ी तहरीक चलाई थी और आप यकीन जाने वो एक दूसरी बड़ी गलती थी आफ्टर इम्पोजिंग फ्लोर। तो ये खुद समझ लें कि आज हम जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो लेवरेज प्रोडक्ट के ना होने का, टेक्निकली अगर देखा जाए आपके कहने का मकसद है लेवरेज प्रोडक्ट के बगैर चल नहीं सकती और इसके जिम्मेदार ये खुद हैं जो ये भी खड़े। दूसरी चीज़, ये आइडियल किस्म की बातें करते रहते हैं हमारे जो इकबाल इस्माइल साहब हैं कि प्राइवेटाइज कर दो। हमारे मुल्क में जहाँ एक खंबा लगाने में 10 साल लग जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो भाई प्रैक्टिकल काम करें, कोई आप एग्रेसिव स्टांस लें इससे पहले कि हम फ्रंटियर स्टॉक से निकल जाएं। जब फॉरेनर्स का एक्सपोजर खत्म हो जाएगा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग एग्रेसिव स्टांस लें, खुदा के लिए आप कोई एहतजाज करें, प्रोटेस्ट लॉन्च करें, जिस तरीके से आजकल वकला करते हैं, टीचर्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं। आप पता नहीं गुड बेबी का अवार्ड लेने के लिए जो है आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की। एक और कॉलर को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कॉल कहाँ जा रही है भाई? जी, आप इस वक्त ऑनलाइन हैं? बोल रही हूँ। जी नफीसा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी?
अच्छा, एक तो मैं इकबाल साहब से पूछना चाह रही हूँ कि अगर हुकूमत अलग हो जाएगी तो ये क्या तीर मार लेंगे? ठीक है। दूसरा, ये मुल्क डिफॉल्ट का बता रहे हैं, तो ये अपना एक इदारा ही सही कर ले जो इनका अपना घर है। ठीक है। हुकूमत के पास तो 50 इदारे हैं, ये अपना काम इसलाह अपनी नहीं करते, दूसरों पे इल्जाम डालते हैं। ठीक है। और ये दूसरा ये कहना था कि हुकूमत ये अगर चाहे अपने घर को ठीक करना तो ये हुकूमत से बाकायदा गुफ्तगू कर सकते हैं। ये खुद नहीं चाहते हैं, इनके हाथ में अपना लड्डू है। अब ये बोलते हैं स्मॉल इन्वेस्टर जाए हवा खाने। ठीक है। ठीक है जी, मुझे ये 2 दिन के जवाब दे। ठीक है, बिल्कुल आपके जवाब ले लेते हैं। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद तमाम सवालों के जवाब इकट्ठे ही हम ले लेंगे। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? इरफान कराची से बात कर रहा हूँ। जी इरफान भाई, मैंने हाजी बनी उस्मान साहब से 6 महीने पहले ही कहा था कि ये इंडेक्स में जो अप एंड डाउन होती है, एक शेयर लेते हैं एक शेयर बेचते हैं नेस्ले का। कल भी आपने मार्केट में अगर देखा हो, आप भी मार्केट में थे, मैं आपको वॉच कर रहा था ट्रेडिंग हॉल में ही। ठीक है। 44 पॉइंट प्लस थी मार्केट और एक शेयर इन्होंने लिया है नेस्ले का, 112-13 पॉइंट प्लस हो गई है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। और मार्केट कभी ऐसी होती है कि जो है ना पूरी 250 पॉइंट माइनस होती है, लेकिन दिखाते वो 20-23 पॉइंट प्लस दिखाते हैं। उसकी वजह यही है कि जो है ना सारी नेस्ले आइटम हो गई और यूनिलीवर हो गई, ये सब जो है ना प्लस में होती हैं। एक शेयर लेते हैं एक शेयर बेचते हैं, इंडेक्स में से इनको निकाला जाए। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में जो वॉल्यूम नहीं आ रहा वो इन्हीं की वजह से नहीं आ रहा कि सारा माल जो है ना पब्लिक इन्हीं बड़ों के हाथ में है। आपका बिल्कुल सवाल ना कर आ चुका है मेरा ख्याल में। अब तो उसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा से अपने कॉलर थे, उनका ये कहना था कि आप प्राइवेटाइजेशन की आप बात करते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन में वो उनका ये कहना था कि जनाब एक खंभा लगने में जो है यहाँ पे इतने साल लग जाते हैं, तो एक ये कैसे मुमकिन है कि हम प्राइवेटाइज सारी चीज़ें कर लें और चीज़ें दुरुस्त हो जाएं? करना पड़ेगा मेरे भाई, अगर जीना है जीतना है तो करना पड़ेगा और फौरी करना पड़ेगा, या तो ख़त्म, फिनिश्ड, एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द लाइन। पैसा तो है नहीं, फाका मस्ती जा रही है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि आशियाँ अपनी पूरी आपने की हुई हैं और आप सुधारने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे? नहीं तो क्या 10 साल लगाएंगे आप प्राइवेटाइजेशन? कल होना चाहिए, 10 साल पहले होना चाहिए था। आज कर लीजिए, खुदा करा आज कर लीजिए, आप मर जाओगे। आप देखिए कि आपको 1 अरब से ज़्यादा डॉलर दरकार थे। ठीक है। इस साल के आखिर तक। सही। उसमें से $500 मिलियन OGDC से आना था, वो तो मुँह काला करके आ गए। ठीक है। 1 अरब से ज़्यादा लौटाना है, 500 मिलियन तो ऐसे ही हो गया। अब बताइए क्या होगा आपका? ठीक है। अच्छा जनाब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। हाजी साहब, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तो उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे ये पता करना चाहूँगा कि जो इंडेक्स, एक तो आपको सबसे पहले ज़िम्मेदार करार दिया गया कि जो भी इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आपने जो है बदला लेके आए थे और बदले की वजह से जो है मार्केट तबाह बर्बाद हुई। देखिए, पहले तो मैं इकबाल भाई ने कहा ना प्राइवेटाइजेशन, नो डाउट कि मुल्क में प्राइवेटाइज होना चाहिए। हुकूमत का काम नहीं है कि वो अपने बिजनेस करे। देखिए ना, आज से 5-7 साल 8 साल आगे जो भी प्राइवेटाइज हुआ, लाइक आप देखें कि जो बैंकें प्राइवेटाइज हुई उनकी आप पहले की पोजीशन देखें, आज की देखें कि गवर्नमेंट के किटी में टैक्स में कितने पैसे आते हैं। नो डाउट कि प्राइवेटाइज में थोड़े प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, मगर इमीडिएटली गवर्नमेंट को प्राइस कंसीडर भी नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली मैं इनके साथ हूँ कि उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि बदला बिजनेस, देखिए बदला बिजनेस जो पहले की सिस्टम थी, बदला बिजनेस, वो 3 क्राइसिस की सज़ा हम भुगत के आ रहे थे। लेकिन उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है, कॉलर्स कह रहे हैं कि सुने, कॉलर का हक है, कॉलर जो भी सवाल कर सकते हैं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। कॉलर मेरे भाई हैं, कॉलरों का हक है। मैं आपको बताऊं कि पहले 3 क्राइसिस हम भुगत के आए थे। तीसरा क्राइसिस जो हमें बदले की वजह से हमारे को मिला, वो नो डाउट कि ये नहीं है कि अगर जो मार्केट में आप 36% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो तो आप समझ लो कि सर्वाइव नहीं हो सकते थे। अब साथ में ये हुआ कि मार्केट में ट्रेडिंग कम हो गई और सबसे बड़ी सज़ा ये हुई कि 100 दिन मार्केट बंद रही। और ड्यू टू बदला नहीं हुआ था, वो ड्यू टू मार्केट 100 दिन बंद हुई। वो भी तो आप लोगों ने ही बंद करवाई ना। उसका इफेक्ट लोग कह रहे हैं कि बदले का। नो डाउट कि हमारे करंट बोर्ड जो भी सिटिंग बोर्ड था उसने मार्केट
का प्रोग्राम बनाया था कि फोर्टनाइट के लिए हम मार्केट बंद करेंगे, तो मार्केट बंद हुई। इसके बाद डेट बढ़ती गई। मिनिस्ट्री फाइनेंस ने बीच में इन्वॉल्वमेंट किया। हमारे जो प्रीवियस चेयरमैन थे उन्होंने तो एक सर्कुलर भी निकाल दिया था कि मार्केट कल से खुल जाएगी। हमारी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था, मगर जो करंट चेयरमैन थे उस वक्त के उन्होंने इमीडिएटली विदाउट परमिशन ऑफ द बोर्ड उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया और उसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ड्यू टू बदले की वजह से हुई। अब आप देखें, नया MTS खुला है, नया MTS की सिस्टम चेंज हुई है, 1.5 साल के बाद मीटिंगें हुई, बदला बंद हुआ तो ऐसे नहीं हुआ। बोर्ड ने एग्री किया, मेंबरों ने एग्री किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ने अपनी 2-2 बार कमेटियां बनाई और 15-15, 20-20 आदमी बैठे और कंसेंसस से फैसला हुआ था। मेरे अकेले से फैसला नहीं हुआ था, वो मेजोरिटी से हुआ। लेकिन जिम्मेदारी तो आप लोग पे ही आई। नो डाउट, मैं नहीं कहता, मैं अभी भी कहता हूं कि मार्केट की मेन वजह थी 100 दिन बंद होने की वजह से, वो बदले की वजह से नहीं थी। कभी भी मैं आज भी कहता हूं कि अगर जो आप 30% इंटरेस्ट देंगे और 3-3 दिन में कंपाउंड देंगे, कमीशनें देंगे, तो क्या बदले में आप माल लेके पैसे कमा सकते हैं? आप भी लोग लूज़ करेंगे और फिर रोते रहेंगे कि हमने लूज़ कर लिया इस मार्केट में और छोटे इन्वेस्टर के पैसे आपने छीन लिए। ठीक है, अच्छा, मैं दोबारा इकबाल साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो वॉल्यूम्स अगर देखें पिछले माली साल में जो है गिरावट का अमल बहुत ज़्यादा रहा है। पहले हम देख रहे थे कि यौमिया बुनियादों पर जो है 15 करोड़ शेयर्स का काम होता था, अब वो जो है 7 करोड़ पर आ गया है और लगता है ऐसा है कि जो नया माली साल है उसमें ये घट के जो है मेरे ख्याल में 3 करोड़ और 2 करोड़ पर आ जाएगा। तो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है इसमें इसी तरह जानिब हम गामजन है या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? नहीं होंगी। आप पहले स्प्लिट कीजिए, 150 का जो है OGDC उसको 15 पे ले आइए, फिर वॉल्यूम को देखिए कहाँ जाता है। ठीक, आप बार बार कह चुके हैं कि हम ये मार्केट लॉक की सिस्टम है उसको तब्दील करके हेला सिस्टम पे जाएंगे। कोई चीज़ नहीं रोकती, वो आपका खार की पॉलिसी है, आप खुद कर सकते हो। SEBI भी कोई दखल नहीं है इसमें। ठीक है, आप कल से ये डाउन लॉक और अप लॉक बंद कर दीजिए और हेला सिस्टम ले आइए। अब देखिए वॉल्यूम को 25, मैं गारंटी करता हूँ आज आपको कि वॉल्यूम 25% बढ़ जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम 25% बढ़ जाएंगे। एक और जो मज़ेदार बात यह है कि हमने देखा है कि पिछले माली साल में का गुज़श्ता माली साल से जो है उससे पुराने वाले माली साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बैरूनी सरमायाकारी में हम देख रहे हैं कि 50% से भी ज़ायद की जो है कमी हुई है। और जैसे हमारे कॉलर ने भी कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर भी अब मार्केट से दूर होता जा रहा है, तो अब आपको नहीं लगता कि जो करंट सिचुएशन है जिसमें कहा ज़्यादातर मार्केट के लोग यही कहते हैं जी बैरूनी सरमायाकार जो है अभी भी मार्केट में है और वो अभी भी आ रहा है, इसका मतलब है मार्केट बेहतर है, लेकिन ये कहीं बताते हुए नज़र नहीं आ रहे कि जनाब पहले अगर 100 इन्वेस्टर आ रहा था तो अब यहाँ पे 50 इन्वेस्टर रह गया है। और जो मौजूदा सूरत हाल में उसको भी तो नज़र आ रहा होगा कि इंडेक्स आर्टिफिशियल है, वो भी तो देख रहा है कि सिर्फ 2-3 इंस्टीट्यूट में काम करें। ये कौन लोग हैं जो आते और जाते, किसी को नहीं मालूम। मुझे याद है बेनज़ीर की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक चाइनीज़ इन्वेस्टर आया, उसका नाम था हु। स्ट्रेट अवे एयरपोर्ट से उसको ले गए प्राइम मिनिस्टर हाउस। ठीक है, और बेगम साहब ने अनाउंस कर दिया कि MOU साइन हो गए। मैंने एक इदारिया लिखा हमारे मैगजीन में, हु इज़ हु, ये कौन है बताओ तो सही, जिसका MOU हो गया और रातों रात आ गया। ये कहाँ से एयरपोर्ट से सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐसे होता है? हु इज़ हु? ठीक है, तो यानी कि चीज़ें जो है बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब हाजी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, थोड़ा सा हम अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से निकल गया। वैल्यू की मद में अगर हम देखें तो पहले 8 अरब का वैल्यू थी, अब जो है वो 4.5 अरब पे आ गई है, यानी इतना बड़ा डिप नज़र आ गया 43% का। ऐसी सिचुएशन में कुछ चीज़ें कैसे बेहतर हो सकेंगी, लेकिन ये इसके जवाब मैं आपसे बिल्कुल लूँगा, लेकिन यहाँ पे हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट जो सवाल है इसका जवाब देंगे हम हाजी साहब से। तो देखते रहिए पहले सौदा।